पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे ब्रिटिशों ने सिंगापुर के पतन के बाद कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। यह मिशन 22 मार्च से शुरू हुआ और क्रिप्स ने यह वादा किया कि युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद प्रांतीय चुनाव होंगे। इसके बाद एक संविधान निर्माण निकाय गठित किया जाएगा जो भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बना होगा, जिसमें भारतीय रियासतें भी शामिल हो सकती थीं। इस प्रस्ताव में भारतीय संघ की स्थापना का सुझाव दिया गया था, जो यह अधिकार भी रखता कि कोई भी प्रांत इस संघ में शामिल होने या न होने का निर्णय खुद कर सके। इस विकल्प के कारण मुस्लिम बहुल प्रांत अलग होकर पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आ सकते थे। क्रिप्स के प्रस्ताव ने भारत में आजादी की मांगों में सांप्रदायिक खाई को और गहरा कर दिया था। 25 मार्च को क्रिप्स ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात शुरू की, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद से हुई। इसके बाद मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की बारी थी। जिन्ना मौलाना आजाद से गहराई से नाराज थे और उन्होंने कांग्रेस में उनकी अध्यक्षता को नकली उन्नति कहा। वे सार्वजनिक तौर पर उनका विरोध करते और उनके साथ हाथ नहीं मिलाते थे। जिन्ना ने क्रिप्स से पूछा कि क्या बंगाल और पंजाब, जहां मामूली मुस्लिम बहुमत है, उन्हें संविधान से बाहर निकलने का प्रभावी अधिकार मिलेगा या नहीं। क्रिप्स ने जवाब दिया कि ऐसे मामलों में अल्पसंख्यकों को निष्पक्ष नजर रखे गए जनमत संग्रह की मांग का अधिकार होगा। जिन्ना ने इसे एकमात्र पूरी तरह निष्पक्ष विचार माना। 27 मार्च की दोपहर को दिल्ली में क्रिप्स ने महात्मा गांधी को अपना संशोधित प्रस्ताव दिखाया। गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी और इसे मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने का निमंत्रण बताया। हालांकि गांधी पार्टी से आधिकारिक तौर पर हट चुके थे, लेकिन क्रिप्स जानते थे कि उनका प्रभाव कांग्रेस और भारत की जनता दोनों पर कितना गहरा था। गांधी के कठोर नकारात्मक आकलन ने पहली बार क्रिप्स को अपने मिशन की सफलता पर संदेह हो गया। फिर भी वे सोचते थे कि गांधी को समझाया जा सकता है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस की स्वीकार्यता पर निर्भर है और ब्रिटिश सत्ता छोड़ने के बाद मुसलमानों के साथ समझौता होगा। क्रिप्स ने गांधी से मित्रता की भाषा में पूछा कि उनका नजरिया क्या है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। गांधी ने कहा कि वे सोचते हैं कि अगर नियत योजना थोपी नहीं गई होती तो यह बेहतर होता। क्रिप्स ने 4 सिख नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। वे स्वाभाविक रूप से सिख अल्पसंख्यक की सुरक्षा और पंजाब के कई हिस्सों के संभावित पुनर्वितरण के सवालों में रुचि रखते थे, ताकि एक ऐसा प्रांत बनाया जा सके जिसमें सिखों की निर्णायक आवाज हो। उनके दाढ़ी और पगड़ी वाले आगंतुकों में सबसे उग्र मास्टर तारा सिंह ने पंजाब में एक अलग सिखिस्तान, एक सिख राष्ट्र राज्य बनाने की मांग की, जहां अधिकांश सिख रहते थे और जहां उनके संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ था। क्रिप्स ने नोट किया कि उन्होंने सिखों के अपने डोमिनियन की चाहत पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। आखिरकार उनकी संख्या केवल 6 मिलियन थी। अगले दिन रियासतों के चैम्बर से 9 राजकुमारों का एक प्रतिनिधिमंडल आया। राजकुमारों की प्रमुख चिंता ब्रिटेन की सर्वोपरि शक्ति के सैन्य और कूटनीतिक समर्थन को बनाए रखना था, जिसके राजा सम्राट के प्रति उन्होंने निष्ठा की शपथ ली थी। हैदराबाद के मुस्लिम निजाम, सबसे अधिक आबादी वाली रियासत, अपनी भविष्य को लेकर गहराई से चिंतित थे। या तो भारत से पूर्ण स्वतंत्रता की उम्मीद कर रहे थे या ब्रिटिश संरक्षण की निरंतरता की। हिंदू महासभा पार्टी के अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में हैदराबाद प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद आए। सावरकर पर प्रथम विश्व युद्ध से पहले देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और उन्हें ब्रिटेन के अंडमान द्वीप जेल में आजीवन के लिए निर्वासित किया गया था। हाल ही में रिहा होने पर उन्हें हिंदू उग्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल था जिसने बाद में महात्मा गांधी की हत्या की। कांग्रेस अध्यक्ष आजाद अगले लौटे। मुस्लिम लीग की स्पष्ट प्रसन्नता से उदास। क्रिप्स उदास आजाद को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कांग्रेस ने उनके योजना को स्वीकार नहीं किया तो उन्हें युद्ध के अंत तक कुछ नहीं मिलेगा और संभवतः बहुत लंबे समय तक। क्रिप्स ने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो वे ब्रिटिश राजनीतिक हलकों में अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खो देंगे। लेकिन क्रिप्स को यह महसूस हुआ कि गांधी ने पहले जो चेतावनी दी थी
वह अन्य कांग्रेस नेताओं की संवेदनशीलता को भी प्रतिबिंबित करती थी। आजाद ने क्रिप्स को बिड़ला के पीछे के शयन कक्ष में ले गए, जहां गांधी फर्श पर बैठकर सूत काट रहे थे। उनके पास 2 दिन पहले क्रिप्स को बताए गए से और कुछ नहीं जोड़ना था। उन्होंने उन्हें कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के अन्य सदस्यों से बात करने का आग्रह किया। क्रिप्स ने समझाया कि उनका कार्य मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समाधान बनाना था, जो मुस्लिम लीग की मांग को पूरा करने की कोशिश किए बिना नहीं किया जा सकता था। क्रिप्स ने अपनी योजना को सीधे भारतीय लोगों को बेचने की कोशिश की, भारत के साथ साथ इंग्लैंड और अमेरिका में प्रसारण करते हुए। मैं आज रात आपको उस दस्तावेज की एक संक्षिप्त व्याख्या देना चाहता हूं, जो आज सुबह प्रेस में प्रकाशित हुआ था। क्रिप्स ने शुरू किया। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश लोग चाहते हैं कि भारतीय लोग पूर्ण स्वशासन प्राप्त करें। उन्होंने आगे कहा कि भारत में एक से अधिक लोग हैं, कई लोग और नस्लें हैं, और यह कि उन लोगों के अलावा जो दावा करते हैं कि भारत को एक एकल संयुक्त देश बनाना चाहिए। अन्य लोग हैं जो कहते हैं कि इसे 2, 3 या अधिक देशों में विभाजित करना चाहिए। हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक मजबूत और एकजुट भारतीय संघ देखने को मिलेगा, क्योंकि यह अपने सभी लोगों की स्वतंत्र सहमति पर आधारित है। लेकिन यह हम ब्रिटिश लोगों के लिए नहीं है कि हम आपको, भारतीय लोगों को, यह तय करने के लिए कहें। आप स्वयं उस समस्या को सुलझाएंगे और निर्णय लेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह जब क्रिप्स लिनलिथगो से मिलने गए, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें पता था उनका अंत हो चुका है। अब उन्होंने 5 अप्रैल को घर जाने की योजना बनाई और 1 अप्रैल को चर्चिल को टेलीग्राफ किया कि ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से कांग्रेस प्रस्तावों को ठुकरा देगी। क्रिप्स के गिरते हुए मनोबल को बढ़ाने के लिए चर्चिल ने लिखा, हर कोई इस बात की प्रशंसा करता है कि आपने अपने कठिन मिशन को किस प्रकार निभाया और इसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यंत लाभकारी रहा। जैसा कि क्रिप्स ने उम्मीद की थी, 2 अप्रैल को आजाद और नेहरू कांग्रेस पार्टी का नकारात्मक जवाब लेकर उनसे मिले। रूजवेल्ट के व्यक्तिगत दूत कर्नल लुई जॉनसन इस समय भारत पहुंचे थे। नेहरू उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे, ताकि वे उन्हें यह सूचना दे सकें कि कांग्रेस पार्टी भारत के रथ को ब्रिटेन की बजाय अमेरिका के तारे से जोड़ने के लिए तैयार है। जॉनसन ने नेहरू को बताया कि रूजवेल्ट का निर्णय है कि वे युद्ध के अंत तक पूरी ताकत से ब्रिटेन का समर्थन करेंगे और ब्रिटिश साम्राज्य की अखंडता को बनाए रखेंगे। जब तक अमेरिका यह समझेगा कि कांग्रेस पार्टी युद्ध प्रयास का ठोस समर्थन कर रही है, तब तक कांग्रेस के लिए अमेरिकी सहानुभूति जारी रहेगी। जॉनसन यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश करेंगे कि भारत युद्ध के बाद अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर ले। लेकिन अगर अमेरिका को कभी यह लगे कि उनके सैनिकों का खून भारतीय टालमटोल के कारण अनावश्यक रूप से बहाया, जिससे युद्ध लंबा खींचा गया, तो अमेरिकी भावनाएं भारत के प्रति पूरी तरह भिन्न हो जाएंगी। नेहरू ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्रों के साथ अपनी सहानुभूति और हिटलर के जर्मनी के प्रति शत्रुता कभी नहीं छुपाई है, पर वे उस प्रणाली के खिलाफ हैं जो भारत को गुलाम बनाती है। वे मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद युद्ध में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जापान भारत पर हमला करता है तो भारत लड़ते हुए डूबेगा, लेकिन फिर से उठेगा और भारत की स्वतंत्रता की नींव रखेगा। इसके बीच क्रिप्स अपने मिशन और कांग्रेस का समर्थन पाने में जुटे थे। क्रिप्स को पता था कि वेवेल और लिनलिथगो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और चर्चिल को नकारात्मक संदेश दे रहे हैं। क्रिप्स ने मंत्रिमंडल को लिखा कि उन्हें सहयोगियों का अविश्वास महसूस होता है और जब तक वे पर भरोसा नहीं करेंगे, काम जारी नहीं रखेंगे। चर्चिल ने भरोसा दिलाया कि विश्वास की कमी नहीं है, पर उनकी जिम्मेदारी भी है। आजाद ने 10 अप्रैल को लिखा कि रक्षा किसी भी समय बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर युद्ध में। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय प्रतिरोध का राष्ट्रीय समर्थन होना चाहिए, ताकि सैनिक और नागरिक अपने देश की आजादी के लिए लड़ सकें। अंततः 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और क्रिप्स को भारत छोड़ना पड़ा। हालांकि यह मिशन विफल रहा, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत किया और भविष्य की बातचीत की नींव पुख्ता की। दोस्तों, यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव को क्यों खारिज किया। कांग्रेस ने इसे ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा माना, खासकर प्रस्ताव में मौजूद नॉन एक्सेशन यानी प्रांतीय स्वेच्छा से संघ में शामिल न होने के अधिकार के कारण।
कांग्रेस को यह अधिकार पाकिस्तान के निर्माण का खुला निमंत्रण जैसा लगा। मुस्लिम लीग ने भी मांग की कि इस नॉन एक्सेशन को और स्पष्ट किया जाए ताकि इसकी शर्तें साफ हों, लेकिन इस बात पर कोई सहमति नहीं हो सकी। वहीं सिख समुदाय ने एक अलग सिखिस्तान बनाने की मांग की, जबकि रियासतों ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की इच्छा जताई, जो क्रिप्स के प्रस्ताव में संबोधित तक नहीं हुई थी। इन सभी जटिलताओं के बीच ब्रिटिश अधिकारियों, खासकर वायसराय लिनलिथगो और जनरल वेवेल के बीच भी तालमेल की कमी दिखाई दी। लिनलिथगो ने क्रिप्स के फैसलों का विरोध किया और उनके मिशन को कमजोर करने का प्रयास किया। पराजित क्रिप्स वापस लंदन लौट गए। वहीं दूसरी ओर हिटलर और जापान के हमले लगातार बढ़ रहे थे। भारत अपनी सुरक्षा और आजादी को लेकर बेचैन था और इस संघर्ष में एक नया मोड़ आने वाला था, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा असर डाला। लेकिन इस आंदोलन का विरोध भी हुआ, विशेष रूप से विनायक दामोदर सावरकर और आरएसएस ने इसे स्वीकार नहीं किया। सावरकर और आरएसएस ने आजादी की लड़ाई के बजाय ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण, सांप्रदायिक रणनीति और सत्ता के लिए टकराव की वजहें थीं, जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। इस विषय पर गहराई से चर्चा हम आगे के एपिसोड में करेंगे। मिलेंगे जल्दी। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सुन रहे हैं यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। जय हिंद।